नमस्कार विद्यार्थियों। तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो पिछली कक्षाओं में हमने जितनी भी बातें आप लोगों को बताई थी, पिछली हमारी 6 कक्षाएं हो चुकी हैं। उनमें जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है, उम्मीद है आप सभी लोगों ने उन बातों को अच्छे से समझा होगा। जितने भी प्रश्न हैं जो उससे संबंधित बने, उन प्रश्नों को आपने समझा होगा। और जो प्रश्न मैंने प्रत्येक कक्षा के अंत में आप लोगों को लिखने के लिए दिए थे, जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस थी, वो भी आप लोगों ने पूरी ईमानदारी से की होगी। वैसे तो आप लोगों ने कोई फ़ोटो वगैरह खींच कर भेजी नहीं है, फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की होगी। तो चलो आज का जो हमारा विषय है उसको हम ढंग से समझते हैं। तो आज का विषय कौन सा है? मुहरे, लिपि तथा पाठ। चलो इसको पढ़ते हैं। मुहरे तथा मुद्रांकन। मुहरे तथा मुद्रांकन। मुहरों व मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता है। जो आपने 11वीं कक्षा में मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें आपने जो लिपि है उसके महत्व को समझा होगा। तो उसी से संबंधित जो हमारी बातें आज की है वो है कि मुहरे व मुद्रांकन। मुहरें क्या होती है? मुहरें एक सील जैसा कुछ होता है जो ये बताता है कि ये जो सील है वो अमुक व्यक्ति की है और इसमें इससे संबंधित जानकारी है। और मुद्रांकन का मतलब क्या होता है कि जो मुद्रा होती है, जैसे आपके 10 रुपये का नोट होगा, 100 रुपये का नोट होगा, 500 रुपये का नोट होगा, उस नोट के ऊपर कितनी जानकारी दी हुई होती है, उस जानकारी को लिखने को हम क्या कहते हैं? मुद्रांकन कहते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें जो मुहरें मिली है और जो मुद्राएं हमें मिली है उसके बारे में हम देखते हैं। तो क्या देखते हैं कि मुहरों व मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। तो आपसे ये पूछें कि मुहरें व मुद्रा का प्रयोग किस लिए होता था, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मुहरें हैं और मुद्राएं हैं उनका प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए। लंबी दूरी का संपर्क का मतलब क्या हुआ कि मान लो यहाँ से आप सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा नामक शहर से कुछ वस्तुएं बेचते हो ओमान नाम के देश में, जहाँ पर बदले में आपको वो कुछ वस्तुएं बेचता है। तो वो जो उस लंबी दूरी के लिए आप क्या कर रहे हो? व्यापार कर रहे हो। तो उनको सुविधाजनक बनाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो? इन मुहरों का व मुद्रांकन का। कि मान लो मुद्रा का प्रयोग क्या हुआ कि आपने कोई वस्तु खरीदी, उसके बदले में आप सामान भेजो, उसके बजाय क्या कर सकते हो? मुद्रा दे सकते हो। और मुहर यह बताती है कि इस वस्तु को किसी और ने उपयोग नहीं किया है। यहाँ से भेजने के बाद सीधी उसके क्रेता के द्वारा सीधी विक्रेता के पास ही भेजी गई है। जैसे मान लो, उपयोग को समझो कि यहाँ पर क्या है, ए नाम का व्यक्ति है, वो एक मैसेज भेजता है, ये एक संदेश भेजता है, उस पर अपनी मुहर लगा देता है। मुहर क्या होती है? या आपने 11वीं कक्षा में पढ़ रखा होगा। मुहर क्या होती है? मुहर मिट्टी की बनी हुई होती है या मोम की बनी हुई होती है, जिसको सुखा देते हैं और उसके ऊपर किसी लिपि के चिन्ह लगा देते हैं। जैसे मान लो मैं एक मुहर बनाता हूँ, ठीक है? तो इस मुहर को आपको समझने का प्रयास करना है। देखो यहाँ पर मैं एक मुहर बनाने का प्रयास करता हूँ। ये देखो यहाँ पहले आप क्या करोगे? गिल्ली मिट्टी लोगे, उस गिल्ली मिट्टी को ऐसी एक संरचना बना दो। उस रचना बनाने के बाद एक जानवर का चित्र या कोई भी एक चित्र बना दोगे और उसको ऐसे रख दोगे। जब ये सूख जाएगी तो ये ऐसी की ऐसी रहेगी। और इसी के ऊपर आप क्या कर दोगे? मान लो एक लिफाफा है, इस लिफाफा में क्या करोगे? सॉरी, एक इन्वालोप है या लिफाफा हम जिसे कहते हैं, उसको यहाँ से ढक दिया। ढकने के बाद में ये सील लगा दी। तो इसका ये मोम की लगा सकते हैं, मोम यहाँ से मोम को पिघला कर ये निशान लगा दिया। अब अगर कोई इसको खोलना चाहेगा तो इस मोम को क्या करना पड़ेगा? उसे तोड़ना पड़ेगा। तोड़कर ऊपर वाला हिस्सा अलग कर लेगा और नीचे वाला हिस्सा अलग कर लेगा, और जो बीच में इसके लिखा हुआ वो पढ़ लेगा। तो इसे ये पता लग जाएगा कि इसकी ये जो सूचना थी वो किसी ने और चुरा ली है या उसने पढ़ ली है। तो उसकी सुविधाजनक या उसकी सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग होता था? इन मुद्रांकन और मुहरों का प्रयोग होता था। तो मुद्रांकन व मोहरें। मुहरों व मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था कि मान लो ए नाम का व्यक्ति क्या? प्रेषक। प्रेषक का मतलब होता है भेजने वाला, और प्रेषित का मतलब क्या होता है? प्राप्त करने वाला। क्या मतलब हुआ कि प्रेषक का मतलब क्या होता है? जो भेज रहा है। अगर आप किसी को पत्र भेज रहे हो तो आप क्या हो? प्रेषक।
और जो प्राप्त करने वाला है वो क्या हो जाएगा, प्रेषिती, यानी कि प्राप्त करने वाला। तो ए नाम का व्यक्ति अगर कोई बी नाम के व्यक्ति को कोई पत्र भेज रहा है तो जो मुहर लगाएगा उसमें अपनी जानकारी दी हुई होगी। तो मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता लगता है कि मान लो आपने मुहर लगा दी तो मुहर में आपके राज्य का नाम या आपके राज्य का चित्र जो भी होगा उससे बी को पता चल जाएगा कि भेजने वाला कौन है। ठीक है, अब मान लो या तो आप मुहर लगा दो, मुहर में आपके राज्य के कुछ चिन्ह वगैरह लगा दो, या फिर आप नीचे लिख दो, जैसे भारत में होता है ना, भारत नोट देखा होगा आप लोगों ने, तो नोट में ऊपरी ऊपर क्या लिखा होता है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक। तो इससे ये पता लग जाता है कि इस नोट को जारी करने वाला कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक। वैसे ही ए नाम का व्यक्ति अगर कोई मुद्रा छाप रहा है तो उसे ये पता लग जाएगा कि जो ये मुद्रा है वो किसकी है, तो उसके बनाने वाले की पहचान का पता चल जाता है। ठीक है, पर मान लो किसी, ऐसे समझो आपने क्या किया, आपने एक मुद्रा बनाई, ठीक है, ये मुद्रा मैंने बना दी और यहाँ पर मैंने लिख दिया भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसे ये पता लग गया कि ये नोट किसका है, भारतीय रिजर्व बैंक का है, इसकी ये पहचान हो गई। लेकिन क्या हो कि यहाँ पर ये जो लिपि है वो लिपि हो ही नहीं, तब क्या होगा, तो चलो इसका जवाब हम पढ़ते हैं। रहस्यमयी लिपि, हड़पाई मोहरों पर कुछ लिखा हुआ तो था तथा एक चित्र बना हुआ होता था जो शायद मालिक के नाम व पदवी को बताता। तो क्या होता है कि जो हड़पाई मोहर होती है, हड़पाई मोहरों पर कुछ लिखा होता था तथा एक चित्र बना होता था जो शायद मालिक के नाम तथा पदवी को बताता है। जैसे ऐसे समझो कि हमें जो हड़पाई मोहर मिली है, कि मैं एक यहाँ पे ये मोहर बनाता हूँ, ठीक है, चौकोर मोहर है, इस मोहर में यहाँ पर एक गेंडा बना दिया, ये गेंडा जैसा तो है नहीं, फिर भी आप समझ लेना कि यहाँ पे ये मैंने क्या बना दिया, एक गेंडा जैसा बना दिया जानवर, ये गेंडा बना दिया। इस गेंडे के साथ में यहाँ पर एक लिपि बनाकर उस लिपि में मैंने कुछ लिख दिया, ये लो क्या बनाया, एक गेंडा बना दिया, ये चित्र बना दिया और इस चित्र के साथ कुछ लिख दिया। क्या आप इसे पढ़ पा रहे हो कि ये क्या लिखा हुआ है, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो ये क्या होता है कि ये तो बता रहा है कि ये जो चित्र है वो बता रहा है कि इसकी पदवी क्या है, कि प्रधानमंत्री है, मंत्री है या नौकर है या क्या है, और ये यहाँ पर उसका क्या है, नाम है कि इस पदवी का नाम, इस नाम का व्यक्ति इस पदवी पर बैठा हुआ है। मान लो अगर ये किसी सरकारी नौकर की पदवी है तो उस नौकर की पदवी से हम ये पता लगा सकते हैं कि इसका ये तो पदवी है और ये इसका क्या है, नाम। जैसे मान लो प्रिंसिपल का हो गया, तो ये चित्र किसके, प्रिंसिपल के रूम के बाहर लगा होगा और उस नेम प्लेट पर ये उनका नाम लिखा होगा। तो जो हड़पाई मोहरें हमें मिली है उसमें एक जानवर का चित्र मिलता है और कुछ लिपि में लिखे हुए चिन्ह मिलते हैं। अब वो लिपि कौन सी है और उनमें क्या लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। देखो, रहस्यमयी लिपि, हड़पाई मोहरों पर कुछ लिखा हुआ होता था तथा एक चित्र बना हुआ होता था जो शायद मालिक के नाम व पदवी को बताता था। ठीक है, अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त है। तो देखो ये जो लिपि हमें मिल रही है वो कहाँ पर मिल रही है, अभिलेखों में मिल रही है। तो जो अभिलेख है वो अधिकांश का मतलब जितने भी हमें मिली है उनमें क्या मिला है, छोटे छोटे लेख मिले, कि ऐसा कोई नहीं कि बड़ा लेख मिला है। कैसे है, संक्षिप्त, यानी छोटे अभिलेख हमें मिले। जानवरों का चित्रांकन शायद अनपढ़ों के लिए किया जाता था। कि मान लो ये चित्र मैंने आपको दिखाया, इस चित्र में आप क्या कहोगे कि ये चित्र को देखते ही समझ जाएगा कि ये जो व्यक्ति है, फलाना व्यक्ति है, वो क्या है, इस पदवी पर बैठा है, लेकिन और ये उसका पद लिखा हुआ है। तो जो पढ़ा लिखा है व्यक्ति वो तो इसको देखकर समझ जाएगा, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, वो क्या करेगा, इसको देखकर समझ जाएगा कि हाँ भाई ये आया। जैसे पुलिस की वर्दी को देखकर पता लग जाता ना कि हाँ ये पुलिस वाला है, लेकिन उसका पद का पता नहीं चलता कि, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके स्टार देखते हैं कि 1 स्टार है, 2 स्टार है या 3 स्टार है, उसके हिसाब से पता लगा लेते हैं कि इनका पद क्या है, कि एसआई है, उपनिरीक्षक है या आरपीएस है या जो भी है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो सिंबल होता है। तो ये क्या है, चित्र उनके क्या करते हैं, पद के सिंबल को बताते हैं कि ये कौन सा व्यक्ति किस पद पर है और यहाँ पर उसका नाम लिखा होता है। तो चित्र किसके लिए होता है, चित्र अनपढ़ों के लिए होता है जो शायद
जो लिपि है उसको नहीं पढ़ पाते तो वो क्या कर लेंगे, इस चित्र को देख के समझ जाएंगे कि वे व्यक्ति कौन है और इसका पद क्या है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखो हड़प्पा संस्कृति में सबसे बड़े अभिलेख में लगभग कितने चिन्ह हैं? 26 चिन्ह हैं। ये चिन्ह वर्णमालीय नहीं है क्योंकि इनमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच है। यह लिपि दाईं से यानी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है क्योंकि कुछ मुहरों के अक्षर दाईं ओर से बड़े हैं तथा बाईं ओर छोटे हैं, जो शायद दाईं ओर से लिखना शुरू किया था परंतु अंत में जगह कम होने से अक्षर छोटे कर दिए गए। देखो क्या लिखा है, ये पढ़ते हैं कि जो हमें मिली है, क्या मिली है, जो लिपि मिली है हड़प्पाई मुहरों पर, जो हड़प्पाई मुहरें उन पर जो लिखी हुई हमें लिपि मिली है, वो लिपि क्या है, वो लिपि रहस्यमयी लिखा हुआ था। आपने क्या पढ़ा? रहस्यमयी। रहस्यमयी का मतलब क्या हुआ कि इस लिपि को आप लोग अभी तक क्या पढ़ नहीं पाए हो, लिपि को पढ़ नहीं पाए। इस लिपि को आप अभी तक क्या कर नहीं पाए? पढ़ नहीं पाए तो आप कैसे कह सकते हो कि ये लिपि किस प्रकार लिखी हुई होगी या वर्णमालीय है या नहीं? पहले तो इस शब्द का अर्थ समझो, जो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है कि वर्णमालीय, इसका मतलब क्या होता है? शब्द है वर्णमालीय। वर्णमालीय का मतलब क्या हुआ कि जो आपने देखा ये क है, ख है, ग है, घ है, ङ है, ये जो शब्द, ये जो वर्ण दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्या है? इन अक्षरों से मिलकर आप शब्द बना सकते हैं। जैसे खग बना लिया, ये घ से घग बना लिया, घ से घड़ी बन गया ना, जैसे खग, कग और गक, ये शब्द बन गए। ठीक है, तो ये क्या है, इस वर्ण से हम कितने भी शब्द बना सकते हैं। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता में हमें जो लिपि से जो लिखे हुए चिन्ह मिले, वो चिन्ह क्या है, एक जो अक्षर है वो अपने आप में पूरी भाषा को बताता है, एक शब्द का बताता है। आप कैसे कह सकते हो कि सर आपने कहा कि जैसे आपको एक लिपि में कुछ लिखा हुआ मिला, मान लो ये मैंने कुछ लिख दिया, ये किस लिपि में मुझे भी नहीं पता, मैंने अभी भी बनाई है, ये आपने चिन्ह लिख दिए। ठीक है, तो इन चिन्हों का प्रयोग करके आप वापस भी अक्षर बना सकते हो। ठीक है, तो वो आप कह दोगे कि ये वर्णमाला है, क्योंकि एक वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? जैसे जो आपकी हिंदी की वर्णमाला है उसमें कितने वर्ण है? तो आप कह दोगे सर उसमें 44 वर्ण है, 11 तो स्वर है और 33 व्यंजन है, इस प्रकार 44 वर्ण है। और अंग्रेजी के अंदर 26 वर्ण है, तो उनके प्रयोग से जैसे KAMAL कमल, तो इसमें क्या है, ए वर्ण है उसकी आवृत्ति हो रही है क्योंकि वर्ण है ये। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लिपि के हमें वर्ण मिले हैं, वो वर्ण कैसे हैं आपके? ये जो एक है वो अपने आप में पूरा वाक्य है, और ये है वो भी अपने आप में पूरा वाक्य है। तो आप कहोगे सर आपने अभी तक इस लिपि को पढ़ा ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये अपने आप में पूरा वाक्य है? तो मैं कहूँगा देखो, अगर ये लिपि होती, ये क्या होते, वर्णमालीय होते, तो इनकी आवृत्ति होती पहली बात। लेकिन जितने भी हमें अभिलेख मिले हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, छोटे हैं, तो उन अभिलेखों में हमें इनकी आवृत्ति नहीं मिलती है, पहली बात तो ये। दूसरी, आवृत्ति मिल सकती है लेकिन वो पूरा एक वाक्य को बता रही होगी, है ना। तो जितने भी हमें ऐसे चिन्ह मिले हैं, मान लो अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर देखोगे आप में, इन 26 अक्षरों के अलावा कोई भी अक्षर आपको दिखाई नहीं देगा। हिंदी में देखोगे तो आपको इन 44 वर्णों के अलावा कोई भी वर्ण आपको क्या होगा, दिखाई नहीं देगा। नहीं देखा, 44 के अलावा आपको दिखाई नहीं देगा, 26 वर्णों के अलावा आपको कोई वर्ण क्या होगा, दिखाई नहीं देगा। परंतु जब आप सिंधु घाटी सभ्यता के ये लेख पढ़ते हो, तब वो आपको कितने अक्षर दिखाई देते हैं? कम से कम आपको 350 से 400 के आसपास आपको क्या दिखाई देते हैं, वर्ण दिखाई देते हैं, यानी कि ये चिन्ह दिखाई देते हैं। तब आप क्या कहोगे कि सर ऐसी कौन सी वर्णमाला है जिसमें 300 से 400 वर्ण है? जैसे आपने कहा कि ये ए वर्ण है, एम वर्ण है, AM वापिस वर्ण आ गया, L वर्ण आ गया, K वर्ण आ गया। तो ऐसी कौन सी भाषा है जिसमें 375 वर्ण हो या 400 वर्ण हो? हिंदी में मान लो आप 44 वर्ण हो गए, अंग्रेजी में 26 वर्ण हो गए,
तो ऐसी कौन सी भाषा है जिसमें 300 से 75 से 400 वर्ण मिलते हैं? तब हम कहते हैं कि सर ऐसी तो कोई भाषा बनी नहीं है जिसमें इतने सारे वर्ण हो। तो क्या हुआ? तो ये क्या है फिर? तो जो इतिहासकार है उन्होंने कहा कि ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रही है ये अपने आप में पूरा वाक्य है। कि जैसे मान लो ये आपको कहीं पर दिखाई दे दिया ये ऐसा कुछ वर्ण, तो इसका मतलब हो सकता है कि ये किसी अपने आप में एक वाक्य हो। या आपने ऐसे कोई चिन्ह दिखाई दे दिया तो इसका मतलब भी अपने आप में कोई वाक्य हो। तो जो ये लिपि है, जो हड़प्पा सभ्यता की, ये लिपि में जितने भी अक्षर हैं वो अपने आप में एक पूरा वाक्य है, न कि ये क्या है, वर्ण। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसकी विशेषताओं को देखो। तो विशेषताएं देखो, जो हड़प्पाई लिपि है जो उसकी विशेषताएं। अब देखो इसकी विशेषताएं क्या है। ये हमें किस में लिखी मिली है? अभी जो ये लिपि है वो हमें अभिलेखों में मिली है। अभिलेखों, मुहरों व मुद्रों या मुद्रा, इनमें हमें क्या मिली है? ये लिखी हुई मिली है। ठीक है। अधिकांश जो लेख है, अधिकांश जो अभिलेख है वो कैसे हैं? संक्षिप्त है। संक्षिप्त का मतलब क्या हुआ? जो अभिलेख है वो छोटे हैं। ठीक है। अब दूसरी बात, आप कहोगे कि सर ये जो भी लिपि है आप अभी लिख रहे हो तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो अक्षर है आप इधर से लिखना शुरू करते हो, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा। यानी कि आप बाईं तरफ से लिखना शुरू करते हो और दाईं तरफ की जाते हो। कैसे? बाईं तरफ से ये लिखा KAMAL। ठीक है। तो जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो किस तरह लिखी हुई होती थी? तब मैं कहूँगा कि वो लिपि दाईं ओर से लिखना शुरू करते थे, दाईं से फिर बाईं ओर लिखते थे। ठीक है। फिर बाईं ओर से लिखना शुरू करेंगे और दाईं ओर लिखेंगे, फिर दाईं ओर से लिखना शुरू करेंगे और बाईं ओर लिखेंगे। जैसे देखो, ये मैं इस लिपि को लिख रहा हूँ, आपको समझना है। दाईं ओर का मतलब क्या हुआ? डी बनाकर देख लो हाथ का, ये डी बन रहा है ना अंगुली और इसको मिलाने के बाद। डी का मतलब दायां। जिस हाथ से आप ऐसे अंगुली और अंगूठे को मिलाने के बाद जब डी आकृति बनती है तो वो डी आकृति ये बताती है कि ये जो है वो आपकी डी मतलब दाईं दिशा है। कौन सी? डी मानी दाईं। वो आपकी कौन सी दिशा है? दाईं दिशा है। तो आप क्या करोगे? इधर से लिखना शुरू करोगे। ऐसे लिखा लिखा लिखा, यहाँ बाईं तरफ आ गए, यहाँ पर पन्ना पूरा हो गया, तो फिर आप यहाँ से लिखना शुरू कर दोगे, फिर यहाँ चले गए, फिर यहाँ से वापस यहाँ आ गए। तो आप कैसे कहोगे कि ये कैसे हो गया? सांप चलता हुआ दिखाई दे रहा है ना आपको। देखो यहाँ से ऐसे ये सांप जैसी आकृति बन रही है ना। तो इस लिपि को सर्पिलाकार लिपि भी कहते हैं या ब्रुष्टोभेदन लिपि भी कहते हैं, वो अलग बात है। पर आप तो सर हमें ये बताओ कि ये जो लिपि है वो दाईं से बाईं ओर कैसे लिखी जा सकती है? जब आप इस लिपि को पढ़ ही नहीं पाए हो तो आप कैसे कह सकते हो कि ये जो लिपि है वो दाईं से बाईं ओर चलती है? हमें साक्ष्य दो सर, हमें समझ में नहीं आया। तो मैं कहूँगा चलो आप थोड़ा सा ये जो मैं अक्षर लिख रहा हूँ उसको देख कर समझ कर बताना क्या है। चलो मैं एक वाक्य लिखता हूँ, जैसे KAMALAUTB। ये क्या कर दिया भाई? तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि मान लो मैं इधर से लिखना शुरू कर रहा हूँ, तो K लिख दिया, A लिख दिया, M लिख दिया, फिर A लिख दिया, फिर L लिख दिया। अब मुझे 3 अक्षर और लिखने थे। ठीक है। और मेरे पास जगह नहीं है, या फिर मैं मान लो ऐसे लिखना शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ बड़े बड़े अक्षरों में, जैसे राम, घर। अब मुझे चल भी लिखना है, तो चल इसमें समा नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा? चल को थोड़ा छोटा कर दिया, चल अब है, तो ये लिख दिया ना। तो क्या हुआ? इधर के जो अक्षर है, जो दाईं तरफ के जो अक्षर हमें मिल रहे हैं, ये दायां नहीं है, दाएं वैसे इधर होता है, लेकिन मैं तो लिख नहीं सकता ना, मेरी तो बाएं से दाईं है, तो मैं यहाँ पर ये दाईं दिशा लिख देता हूँ। तो दाईं ओर के जो अक्षर है वो क्या है? बड़े हैं। और जैसे जैसे हम बाईं तरफ चलते जाते हैं वो क्या हो रहे हैं? अक्षर छोटे हो रहे हैं। और लास्ट में तो इन्होंने क्या कर दिया? पाप सा ही काट दिया। क्या कर दिया? पाप ही काट दिया, कि यहाँ पे जो अक्षर है वो बहुत ज़्यादा छोटे कर दिए। तो मैंने पूछा कि क्यों किए? तो तब क्या होता कि सर इधर से तो इन्होंने लिखना शुरू किया था, पर यहाँ पर क्या हुआ? जगह कम हो गई, तो उन्होंने अक्षरों को पाप काट दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो लिपि है
वो दाईं ओर से लिखना शुरू करते हैं और बाईं ओर चलती है। चलो, तो देखो एक विशेषता होगी कि इनके जो अभिलेख है वो कैसे हैं, संक्षिप्त है। दूसरी विशेषता क्या है, ये दाईं ओर से लिखते हैं, फिर बाईं ओर, फिर दाईं ओर से बाईं ओर। लेकिन सीधा पूछे तो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, उसके बाद की विशेषता क्या होगी, तो उसकी बाद की विशेषता क्या होगी, इसके जो अक्षर हैं, अक्षर या वर्ण नहीं है, ये अपने आप में पूरा क्या है, वाक्य है। इसके जो चिन्ह हैं वो क्या है, अपने आप में पूरा वाक्य है। ठीक है, तभी इनकी क्या हुई है, आवृत्ति तो हुई है, लेकिन इनकी आवृत्ति बहुत कम हुई है, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या बता रहे हैं, एक वाक्य बता रहे हैं। इसमें जो कुल चिन्ह हमें मिले हैं अलग अलग जगहों पर, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने देखा तो कुछ चिन्ह मिले, एक जगह देखने पर कुछ मिले, दूसरी जगह कुछ और मिले, तीसरी जगह कुछ और, इस प्रकार मैंने कुल जितने भी चिन्ह थे उनको इकट्ठा किया तो मैंने क्या पाया कि ये जो चिन्ह है वो 375 से 400 के आसपास चिन्ह है। और जो सबसे बड़ा अभिलेख मिला है हमें, सबसे बड़ा लेख इस लिपि में जो लिखा हुआ है, वो लिपि में वाला लेख में कितने चिन्ह हैं, 26 चिन्ह है। उसमें कितने चिन्ह, 26 चिन्ह। ठीक है, ये जो बातें हैं हमने अभी पढ़ी है, इनको हम क्या करते हैं, अभी वापस एक बार वापस देखते हैं। देखो क्या क्या याद रखना है इसमें, वो समझो एक बाय एक। ये जो लिपि है वो हमें अभिलेखों पर, मुहरों पर व मुद्रा पर लिखी हुई मिली है। जो अधिकांश लेख है वो कैसे हैं, संक्षिप्त है। ये लिपि दाईं से बाईं तरफ लिखी जाती है। क्यों लिखी जाती है, क्योंकि हमने जो मुहरें देखी है उनमें यहाँ पर जो दाईं तरफ था वहाँ से अक्षर बड़े थे, और जो लास्ट में बाईं तरफ होती है वहाँ अक्षर छोटे हैं। इस प्रकार मतलब ये यहाँ से लिखना शुरू किया था, यहाँ आते आते जगह कम थी, इसलिए इन्होंने पाप काट दिया। ठीक है, अक्षर है और वर्ण है, ये है नहीं। यानी कि इस लिपि के जो चिन्ह हैं वो अपने आप में एक पूरा क्या है, वाक्य है। और कुल कितने चिन्ह हमें मिले हैं, तो आप कह दोगे कि हमें 300 से 400 चिन्ह मिले हैं। और जो सबसे बड़ा अभिलेख है उसमें कितने चिन्ह हैं, तो आप क्या कह दोगे, 26 चिन्ह है। तो अब आपके लिए वन लाइनर सवाल बनाऊं, तो देखो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है ना आपका, तो वो क्या प्रश्न बनता है, वो प्रश्न आपके लिए ये बनता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी लिपि को क्या पढ़ पाए हो या नहीं पढ़ पाए। तो ऐसे आ सकता है खालिस्तान वाला कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि खाली जगह भर दो। तो आप क्या कह दोगे कि लिपि कैसी है, अभी तक हम उसको क्या कर रहे हैं, पढ़ नहीं पाए। कुल चिन्ह पूछे तो 375 से 400, और सबसे बड़े अभिलेख में चिन्ह कितने हैं, तो 26 चिन्ह है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो किस तरह लिखी जाती है, दाईं तरफ से बाईं तरफ। तो कितने सवाल बन गए, देखो दाएं से बाईं तरफ एक, कुल चिन्ह 375 से 400, और सबसे बड़ा अभिलेख 26 चिन्हों वाला। तो इतने सवाल बन गए ना इसके लिपि के। चलो अब आगे पढ़ते हैं बाटों के बारे में। क्या बाट सामान्यतः चट नामक पत्थर से बनाते थे। उनका आकार सामान्यतः निशान रहित घनाकार हुआ करता था। ठीक है, और इनका मानदंड क्या था, निचला द्विआधारी तथा ऊपरी दशमलव प्रणाली। ये क्या है, इसको अभी हम समझेंगे। प्रयोग किस में करते थे, आभूषण व मनकों को तोलने में, और तोलने के लिए किसका प्रयोग करते थे, तराजू का। देखो जो आपका जो बिंदु था, मुख्य हेडिंग थी वो क्या थी, मुहरे, लिपि व बाट। मुहरे, लिपि तथा बाट। अब इनको हम वापस समझते हैं। देखो एक अब जो हमारा जो बिंदु है अगला, वो कौन सा है, वो जो हमारा बिंदु है वो क्या है, देखो अगला जो अपना बिंदु है वो कौन सा है, बाट। लिपि के बारे में तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बाट के बारे में। देखो बाट किस काम आता है, बाट काम आता है आभूषणों को तोलने में। ठीक है, तो बाट किस काम आता है, बाट आभूषणों या अन्य वस्तुएं, आभूषण व अन्य वस्तुओं को क्या करने में, तोलने के लिए। तोलना का मतलब उनका वजन निकालने के लिए किसका प्रयोग होता है, बाट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो बाट किस काम आता है, आभूषणों व अन्य वस्तुओं को तोलने में हम किसका प्रयोग करते हैं, बाट का। तो क्या सर उनको तोलने के लिए जो बाट हैं वो क्या डिजिटल तराजू से तोले जाते थे या क्या था उनके तोलने के लिए, तो आप कहोगे कि उनको तोलने के लिए
तराजू का प्रयोग किया जाता है। आप कैसे कह सकते हो कि सर वो तराजू का प्रयोग करते थे? तो मैंने कहा कि भाई मुझे कहीं पर उनके साक्ष्य मिले हैं तराजू के, 2 पलड़े मिले हैं तराजू के, तब मैं कह सकता हूँ कि शायद वो तराजू का प्रयोग करते थे। और तोलने के लिए किसका प्रयोग करते थे? बाट का प्रयोग। ठीक है, तो ये आ गया समझ में। तो सर जो बाट थे वो कितने किलो के थे? 1 किलो के थे, 25 ग्राम के थे, 500 ग्राम के थे, कितने थे? तो मैंने कहा कि जो उनका मानदंड है ना, मापदंड कह दो, मापदंड वो क्या है? वो है द्विआधारी। द्विआधारी का मतलब क्या है कि उसका आधार है वो कैसा है? 2 संख्याओं वाला है। ठीक है, आधार कैसा है? द्विआधारी। और जो घात है वो कैसी है? वो दशमलव है, दशमलव। समझे नहीं सर कि आपने कहा कि जो उनका मानदंड है वो कैसा है? द्विआधारी, और घात कैसी है? दशमलव। हम नहीं समझे, तो आप मुझे ये बताओ। इसको समझने के लिए थोड़ा हम नीचे चलते हैं। आपके जो बाट होता है, आजकल तो डिजिटल तराजू आ गई है तो आपने बाट नहीं देखे होंगे, फिर भी आपने देखा होगा तो ऐसे कुछ आकृति होती है बाट की, और उस पे यहाँ पे लिखा हुआ होता है 1 kg। क्या लिखा हुआ होता है? 1 kg, 500 ग्राम, है ना, या फिर लिखा होता है 250 ग्राम, ये लिखा होता है। तो ये जो द्विआधारी है वो क्या है? तो इसका आधार क्या है? कुछ नहीं है, दशमलव संख्या सीधी सीधी है। लेकिन उनके जो बाट के हैं, आधार का मतलब क्या था? 2, और उसकी घात लगाई मैंने 0। तो बताओ 2 की घात 0 का मतलब क्या हुआ? तो आप कहोगे सर किसी भी संख्या की अगर घात 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है? 1। ठीक है, फिर मैंने 2 की घात लगाई 1, तो 2 की घात 1 का मतलब क्या आ गया? फिर 2 आ गया। फिर मैंने 2 की घात लगाई 3, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी पहले 2 लगाओ घात, तो 2 गुणा 2 का मतलब 4। फिर मैंने 2 की घात कितनी लगाई? 3, तो क्या आ गया? 2 गुणा 2, 4, 4 दूनी 8। फिर 2 की घात मैंने लगाई 4, तो कौन सा आ गया? 16। तो अब मान लो वर्तमान से तुलना करके हम बताएं तो ये अगर आपके केजी में हो तो उनके जो माप हुआ करते थे वो कौन से हुआ करते थे? 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 8 किलो और 16 किलो। अगर आप उनसे जाकर कहोगे कि हमें 3 किलो चीनी दो, क्या दो? 3 किलो चीनी, तो वो क्या करेंगे? इस 2 किलो के अंदर 1 किलो का मिलाकर क्या दे देंगे आपको? 3 किलो को चीनी दे देंगे। तो इस प्रकार वो क्या करते थे? अपने बाटों को रखा करते थे। तो आपसे ये पूछें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उनके जो बाट हैं उनकी विशेषता बताओ, तो वो क्या कब आप बताओगे कि उनका जो आधार है वो कौन सा है? द्विआधारी है, और उनकी जो घात है वो कौन सी है? दशमलव वाली है। अब ये बताओ कि जो उनका आकार है वो कैसा था? जो बाट है उनका आकार कैसा था? तो आप कहोगे कि उनका आकार कैसा था? घनाकार। ठीक है, तो वो बाट है वो किससे बनाए जाते थे? लोहे के होते थे, तांबे के हुआ करते थे, या कांसे के हुआ करते थे, या सोने के? तो आप क्या कहोगे? वो हुआ करते थे चर्ट नामक पत्थर के। किसके? चर्ट नामक पत्थर से इनका क्या होता था? निर्माण हुआ करता था, निर्माण। अब देखो पिछले जो पेपर हुए हैं आरबीएससी बोर्ड के, उनमें क्या सवाल आए हैं कि जो बाट है सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त बाटों के 2 विशेषताएं लिखो। तो आप क्या लिखोगे कि जो बाट है वो चर्ट नामक पत्थर से बनाए हुए थे और उनका आकार कैसा था? घनाकार। अगर 2 विशेषताएं पूछे तो ये होगी। तो तीसरी विशेषता पूछे तो क्या बताओगे? उनका जो मापदंड है वो द्विआधारी है, और जो घात है वो कैसी है? दशमलव है। और तोलने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तराजू का। और उपयोग किस में होता था? आभूषणों को तोलने में। तो बाट के बारे में पूरी बात समझ में आ गई ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ 1 लाइनर सवाल जो हमने अभी तक पढ़ा उसके बारे में। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे बड़ा अभिलेख मिला है उसमें कुल कितने चिन्ह हैं? तो आप क्या कहोगे कि सर जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे बड़ा अभिलेख मिला हमें उसमें 26 चिन्ह है। ठीक है, फिर जो मेरा अगला सवाल होगा वो क्या होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें जितने भी अभिलेख मिले हैं उन अभिलेखों में, मुद्राओं में या फिर मुहरों में जितने भी चिन्ह मिले हैं वो कितने हैं? उनकी संख्या कितनी है? तो आप क्या कहोगे? उनकी संख्या 375 से लेकर 400 के मध्य है। ठीक है,
उसके बाद मैं ये पूछूंगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो किस दिशा में लिखी जाएगी। तो आप क्या कहोगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्राप्त हमें लिपि है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है। और अगला सवाल मेरा ये होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें बाँट मिले हैं वो किस पत्थर से बने हुए हैं। तो आप क्या कहोगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें बाँट मिले हैं वो बाँट हमारे चर्ट नामक पत्थर से बनाई हुई है। और मोहरें किस पत्थर से बनाई हुई है, तो मोहरें जो है वो शेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई हुई है। और जो बाँट है उनका आकार कैसा है, तो उनका आकार कैसा है, सिर्फ घनाकार। कैसा है, घनाकार। एक विशेषता और है कि जो बाँट मिले हैं घनाकार, इन पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देखो 1 किलो 500 ग्राम 250 ग्राम, तो इन पर क्या है, कुछ भी लिखा नहीं था, लिखा नहीं। तो उनके आकार से ही पता लगा लेते थे कि ये शायद इतने किलो का है। उन पर कुछ भी क्या होता था, लिखा नहीं होता था। तो ठीक है, आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही रखते हैं। तो देखो आपको करना क्या है, आपके लिए जो सवाल है इसमें से बड़ा नहीं आएगा। क्या आएगा, देखो हड़प्पाई बाँट की 4 विशेषताएं, क्या, हड़प्पाई बाँट की 4 विशेषताएं बताई। यह आपका सवाल आ सकता है लघुत्तरात्मक में। किसमें, लघुत्तरात्मक का मतलब क्या हुआ, 60 शब्दों में। इसका उत्तर आपको लिखना है। ठीक है। अगला सवाल क्या बनेगा, हड़प्पाई लिपि की 4 विशेषताएं। जो हड़प्पाई लिपि है उसकी क्या करनी है, 4 विशेषताएं आपको क्या करनी है, बतानी है। ठीक है। ये भी आपको कितने शब्दों में लिखना है, 60 शब्दों में। अब जो अगला सवाल है वो, अभी जो मैंने लिपि बताई थी ना आपको, देखो सवाल छोड़ रहा हूँ आपके लिए। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का नाम बताइए। यह आपको क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है। वैसे तो आप करते नहीं हो, फिर भी उम्मीद है इस बार करोगे। तो आज की कक्षा में हम इतना ही रखते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।